नमस्कार। आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि हिंदी में सबसे प्रमुख पक्ष होता है वो व्याकरण का होता है, और व्याकरण की शुद्धता हमें हिंदी को शुद्ध बनाती है। या किसी भी भाषा की बात जहाँ तक होती है तो भाषा का व्याकरण उसकी नियमावली होती है, उसकी संरचना को परिभाषित करता है। जब हम उस संरचना से हटते हैं तो निश्चित रूप से हमारी भाषा उस स्तर की नहीं रह जाती जैसी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे सोच में एक विचार आया राजभाषा परिवार के कि क्यों ना हम कार्यक्रम जो करते हैं तो वो भाषा पे कार्यक्रम करें और भाषा के व्याकरण पक्ष पर कार्यक्रम करें। हम लोगों ने पिछले 6 महीने से कई कार्यक्रम किए हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और लगभग 10 कार्यक्रम हमने संगोष्ठियां की हैं, और उसके अलावा 3 पत्रिकाएं निकल चुकी हैं विभिन्न विषयों पर, और उसके साथ और भी विभिन्न कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। फेसबुक समूह में भी हमारा कार्य चलता है। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ भी विभिन्न गतिविधियाँ चलती हैं, और इसके अतिरिक्त ट्विटर में भी हमारी गतिविधियाँ चलती हैं। ये जो सामाजिक माध्यमों से हम केवल हिंदी की सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अपना योगदान जो हो सकता है वो हिंदी के साथ जुड़कर कर सकें। हम इसके लिए प्रयासरत रहते हैं और हम इसको करते रहते हैं। और इसी क्रम में जैसे कि बात हुई थी और बहुत सारे मित्रों ने इस चीज पर सहमति जताई कि व्याकरण पे चर्चा होनी चाहिए, और उसी चर्चा को साकार रूप देने के लिए आज हमने ये आरंभ किया है ये सत्र भाषा चिंतन का। और भाषा चिंतन में आज पहला सत्र जो है हिंदी व्याकरण और लिंग भेद, या हिंदी व्याकरण में लिंग भेद, आप जिस रूप में इसको देखना चाहें समझना ये उस रूप में इसको लीजिए। लिंग भेद सबसे प्रमुख चीज है। खास करके मैं पूर्वोत्तर में रहता हूं, मैं जानता हूं कि लिंग की समस्या कितनी कठिनाई आती है। मैं जाता हूं, हम खाते हैं, ये सब चीज का अंतर तक हम नहीं कर पाते। ये पूर्वोत्तर में बहुत सामान्य बातें हैं। अन्य जगहों में भी ये बातें देखने को मिलती हैं, और ये तो मैं बहुत सामान्य बातें कहा, जबकि हिंदी व्याकरण में लिंग का एक बहुत विस्तृत रूप है। और इसी विस्तृत रूप को हमारे सामने आज प्रस्तुत के प्रोफेसर कृष्णचंद गोस्वामी जी जो हैं, इनके बारे में परिचय बहुत बड़ा है, और इस परिचय के बारे में मैं हमारे साथी सहयोगी श्री राजेंद्र वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे आज के अतिथि का परिचय हम सबके सामने प्रस्तुत करें। राजेंद्र जी। हाँ, धन्यवाद मिश्र जी। नमस्कार सभी को। साथियों, आज की जैसा कि अभी मिश्र जी ने बताया, बिल्कुल पहला प्रयास है ये, थोड़ा सा लीक से हटकर है। तो इस संगोष्ठी, वेब संगोष्ठी से जुड़े समस्त सम्मानीय एवं आदरणीय महानुभावों को सादर प्रणाम। साथियों, डॉक्टर कृष्णचंद गोस्वामी जी किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। उनका परिचय देना वैसा ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। फिर भी गोस्वामी जी का संक्षिप्त परिचय आपके सामने मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपका श्रीधाम वृंदावन में जन्म हुआ। उसके बाद आपकी प्रारंभिक शिक्षा वृंदावन में ही हुई, और उसके बाद जो पढ़ाई हुई वो आगरा और दिल्ली आदि शहरों में हुई। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने आगरा विश्वविद्यालय से प्रोफेसर कृष्ण चैतन्य भट्ट जी के मार्गदर्शन में हरित्रयी स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, हरिराम व्यास के भक्ति सिद्धांतों और साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर आपने पीएचडी की उपाधि अर्जित की। आपने वृंदावन के प्राच्य दर्शन महाविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्य आरंभ किया। उसके बाद आपने जुलाई 1986 में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिलेक्टेड होकर के राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ में कार्यभार ग्रहण किया। बाद में आपने राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली में, डिग धौलपुर में अध्यापन कार्य किया, और तदनंतर महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर के हिंदी विभाग में अध्यापन के साथ साथ विभागाध्यक्ष, और राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा धौलपुर में प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन किया। संप्रति आप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हैं। आपका उपनाम विभास है, जैसा कि आप सभी जानते हैं।
और वृंदावनीय रसोपासना से संबंधित अनेक चित्रों की आपने रचना की है। आपने कई किताबों का, जिनका मैं नाम बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, कई किताबों का लेखन किया है, संपादन किया है और कई पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी किया है। कई पत्रिकाओं में शताधिक शोध, आलेख और आलोचनात्मक लेख प्रकाशित हुए हैं। आप कई प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, मार्गदर्शक, सलाहकार हैं और साथ ही चयन आयोग की चयन समिति में विषय विशेषज्ञ भी हैं। आपको कई बड़े बड़े सम्मान प्राप्त हुए हैं। साथियों, ये छोटा सा परिचय मैंने देने का प्रयास किया है हमारे आज के प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी जी का। तो ये छोटा सा परिचय था सर का, जो मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि बहुत ही विस्तार पूर्वक है परिचय। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आज के हमारे अतिथि वक्ता हैं आदरणीय गोस्वामी सर। तो मैं अभी मंच दोबारा मिश्र जी के हाथों सौंपता हूँ। धन्यवाद राजेंद्र जी। जैसा कि आपने बताया कि प्रोफेसर कृष्णचंद्र गोस्वामी जी का परिचय, न तो ये परिचय के मोहताज हैं, इनके बारे में हम सब जान सकते हैं। राजस्थान की विशिष्ट व्यक्ति और ब्रज के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। तो अब मैं बहुत ज्यादा विषय से अलग न जाते हुए अब मैं माननीय कृष्णचंद्र गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आज के विषय का प्रवर्तन करते हुए इसे आगे ले चलें। माननीय गोस्वामी जी। सबसे पहले तो मैं राजभाषा परिवार के सभी अंगभूत परिजनों को अभिनंदन वंदन प्रेषित करना चाहता हूं, जो हिंदी की व्याकरण पक्ष की जो वर्तमान में शायद भाषा का सबसे ज्यादा उपेक्षित विषय है। देश में जितनी पीएचडी होती होंगी उनमें व्याकरण पर होने वाली पीएचडीओं की संख्या कितनी है, उससे इस बात का अनुमान और व्यवहार दोनों समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के इस भागीरथ प्रयत्न के लिए कि आपने एकदम नया और उपेक्षित क्षेत्र अपने लिए चुना है, काम के लिए चुना है, इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में अनेक ऐसे मित्र जो बहुत दिन से बिछड़े हुए थे और वह भी आमने सामने आ पाए हैं, और इसका श्रेय भी राजभाषा परिवार को जाता है कि उन्होंने इस प्रत्यक्ष वार्ता का विषय साथ के लिए मुझे आमंत्रित किया और इसमें मैं जुड़ा। मित्रों, हिंदी व्याकरण और लिंग भेद, यह जो शीर्षक बना, इस पर एकाध बंधु का सुझाव आया कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, और के स्थान पर मैं होना चाहिए। मैं इस बात से अभिभूत हूं कि हम सब लोग बहुत ही सूक्ष्मता के साथ भाषा की संभाल के लिए चिंतित भी हैं और आपस में एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। वस्तुतः इस विषय के संबंध में जब मेरी श्री मनीन्द्र मिश्र जी से बात हुई तो सोच रहे थे क्या विषय हो, तो फिर मैंने कहा कि लिंग विधान के संबंध में कुछ बातचीत हम लोग करेंगे, कृष्णचंद्र गोस्वामी, और लिंग विधान के संबंध में बातचीत करेंगे। इसके पीछे मेरी दृष्टि यह थी कि मैं मूलतः व्याकरण का आचार्य नहीं हूं, विद्यार्थी साहित्य का हूं, और व्यवहार में जो हिंदी में लिंग विधान संबंधी विषय मेरे ध्यान में आए, बातें मेरे ध्यान में आई, विसंगतियां मेरे ध्यान में आई, मेरा ये प्रयत्न रहा कि मैं निरंतर उनके साथ संवाद करता रहा हूं, टकराता रहा हूं। ऐसा शब्द तो प्रयोग नहीं करूंगा, पर उनके साथ मैं संवाद करता रहा हूं, और उसी में से ये बात लगी कि मैं लिंग विधान के शास्त्रीय पक्ष पर नहीं, लिंग विधान की जो वर्तमान व्यावहारिक कठिनाई है और बड़े बड़े नामचीन लोगों के लेखन में वो दिखाई देती है,
बोलने में होगी तो वो भाषा का अपना क्षेत्र का संस्कार रहता है, अन्य बहुत सारी बातें रहती हैं, लाघव रहता है, असावधानी भी वक्तृत्व में रहती है। उस सब के कारण होने वाली व्याकरण संबंधी या लिंग संबंधी बातें एक अलग विषय है, लेकिन लिखे हुए शब्द में जब हमारी अशुद्धियां आती हैं और वो लगता है कि इसमें पुनर्विचार होना चाहिए, तो ऐसा मैंने सोचा कि इसके इन व्यावहारिक कठिनाइयों वाले पक्ष को अपन स्पर्श करेंगे। और इसी दृष्टि से इस विषय का जो नाम था वो लिंग भेद पर विचार, ऐसा पूरा था। फिर बात बनी कि शीर्षक बहुत बड़ा हो गया है और शीर्षक का एक गुण ये माना जाता है कि वो संक्षिप्त भी होना चाहिए सटीक होने के कारण। तो उसका संपादन हो हवा कर जो अपने सामने पहुंचा, उसमें वह बात जिस रूप में आई वो आप सबके सामने है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अपने मूल विषय पर आता हूं, क्योंकि बातें आप बहुत जो समय है हमें चाहता हूं कि उसका विषय पर केंद्रित उपयोग हो जाए, तो शायद आज की ये जो गोष्ठी है इसका सही अर्थों में हम उपयोग पूरा कर पाएंगे। वो शुरू करूं तो एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि राजभाषा परिवार ने जो व्याकरण पर एक श्रृंखला की शुरुआत करने का संकल्प किया है, तो इसे मैं अपना अतिरिक्त सौभाग्य समझता हूं कि उन्होंने इसकी शुरुआत के लिए और उनका मेरा संपर्क हुआ और इसमें उन्होंने ये दायित्व मुझे सौंपा। इसके लिए मैं भाषा परिवार की प्रबंध समिति और भाषा परिवार के प्रत्येक सदस्य का आभारी हूं कि आप सब लोगों के साथ मुझे ये बातचीत करने का मौका मिलने वाला है। मैं मेरी बात शुरू करूं तो मैं शुद्ध व्यवहार पर आता हूं। व्यवहार में मैं एक जरूर सावधानी रखने वाला हूं और वो मैं आपसे निवेदन कर देता हूं। मैं समझता हूं कि सुधी श्रोतागण उसकी अपेक्षा न करेंगे और बात पर अपना विषय केंद्रित रखेंगे। हम विषय पर केंद्रित रहेंगे। हिंदी की एक अत्यंत प्रतिष्ठित पत्रिका में हिंदी लिंग विधान के ऊपर हिंदी के एक अत्यंत बड़े विद्वान का एक लेख प्रकाशित हुआ और उस लेख को पढ़ करके बहुत सारी चीजें एक ही जगह इकट्ठी हो गई और मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। और उस पर मैंने जो कुछ सोचा है, विचारा है, वो सब मैं आपके साथ, और उसमें जो कुछ था उसका भी उल्लेख करते हुए मैं आपके सामने उस विषय को इस तरह बिल्कुल व्यावहारिक तरीके से रखने वाला हूं। तो वक्तव्य शास्त्रीय न होकर के व्यावहारिक ये विषय और ये इसमें ये क्या क्या हुआ, बस मैं इसमें इतना करने वाला हूं कि जो स्रोत हैं और व्यक्ति हैं उनका उल्लेख नहीं करने वाला, उनकी व्यक्तिगत मर्यादा का पूरा रक्षण हो, ये मेरा प्रयत्न है। तो इसके लिए आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं ऐसा कर सकूं। तो व्यक्तिगत संदर्भों को छोड़ दूं तो सीधे विषय पर आता हूं। पत्रिका में हिंदी लिंग विधान के ऊपर एक आलेख प्रकाशित हुआ और उसमें बहुत सारी बातें थी और लेख का आरंभ तो यहीं से हुआ कि जो लिंग विधान की हिंदी की व्यवस्था है उसका मूल आधार तो व्यवहार ही होना चाहिए और उसके बिना गति नहीं है। परंतु उस लेख में जिन जिन उदाहरणों के साथ अपनी बात कहने का सिलसिला शुरू हुआ उसमें एक शब्द आया, बड़ा बाजार। विद्वान लेखक ने कहा कि बड़ा बाजार पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग यदि बनेगा तो छोटी बाजार स्त्रीलिंग बनेगा। एक बात और उन्होंने इसके साथ जोड़ दी कि ये जो बाजार शब्द है ये उभयलिंगी है, स्त्रीलिंग में भी काम आता है और पुल्लिंग में भी काम आता है। अब इस बिंदु पर जब मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि इतना पर्याप्त नहीं है। आपको ध्यान होगा, आप में से, हम लोगों में से जिन लोगों ने कामता प्रसाद गुरुजी को पढ़ा है उनको ये स्मरण होगा कि गुरुजी ने भी कई ऐसे शब्दों की चर्चा की है अपने व्याकरण में जिनको उभयलिंगी बताया है। जैसे उन्होंने दरार शब्द, पुस्तक शब्द, श्वास, गेंद, इन सबको गुरुजी स्वयं उभयलिंगी शब्द बताते हैं। अपने उनके व्याकरण में ये लिखा हुआ है और वो आज भी यथावत अपनी जगह जो का तो अंकित है। लेकिन गुरुजी के बाद भाषा का प्रयोग जैसे हुआ और चीजें जैसे जैसे व्यवहार में और लेखन में साफ हुई तो हम
निश्चय पूर्वक ये समझ सकते हैं कि चाहे पुस्तक हो, चाहे दरार हो, चाहे श्वास हो, चाहे गेंद हो, आज की तारीख में इनमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि ये हिंदी में उभयलिंगी रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो ये जो बाजार, बड़ा बाजार और छोटा बाजार का जो विषय आया और कहा कि बाजार उभयलिंगी है, इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये जो विषय आया, इसके संबंध में मेरा यह कहना है कि ये जो छोटा बाजार शब्द वहां बनाया गया, प्रस्तुत किया गया उदाहरण में, यह छोटा बाजार वास्तव में छोटा, और उन्होंने कहा कि छोटा का उन्होंने कहा कि इसका स्त्रीलिंग बनेगा छोटी बाजार। तो अब छोटा और छोटी, बड़ा और छोटी, ये दोनों एक दूसरे के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो सकती, लेकिन बाजार तो अभी जो का त्यों रखा रह गया, वो इसीलिए शायद उभयलिंग कह रहे थे। लेकिन जब हम भाषा में व्यवहार में ध्यान डाल प्रयोग करते हैं तो ऐसी बहुत से स्थान हैं जहां छोटे बाजारों को बजरिया कहा जाता है। तो उसमें मेरी समझ ये कहती है कि बड़ा बाजार कोई शब्द नहीं है, बाजार का स्त्रीलिंग अगर हमें प्रयोग करना पड़ेगा हिंदी में, प्रायोगिक रूप में अगर हम देखेंगे तो वो बजरिया होकर के काम में आने वाला है। छोटा और छोटी का स्त्रीलिंग करने से बाजार शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं होगा। दूसरी बात, इधर हिंदी के जो बहुत सारे व्याकरण हैं उनमें एक बात और ध्यान में आती है, और वह बात यह ध्यान में आती है कि लोगों ने प्रत्ययों को पकड़ लिया है और प्रत्ययों के आधार पर ये प्रत्यय होगा तो ये होगा, ये प्रत्यय ऐसा शब्द में ऐसा होगा। शब्दों की सूची है, छोटी 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 अनेक प्रकार के शब्दों की, अनेक शब्दों के समूह उन्होंने तय कर लिए हैं और उनको वो अपने यहाँ उद्धृत करते रहते हैं कि ये इसमें ये पुल्लिंग होगा, इसमें स्त्रीलिंग होगा, ई पीछे आएगी तो ऐसा बोला जाएगा, आ आएगा तो ऐसा बोला जाएगा, ये या लगेगा तो ऐसा होगा और ये लगेगा तो ऐसा। ये बड़ा लंबी सूची है। अब ये सूची कहां से आई? जब मैंने इसको ढूंढा और ये समझ में आई बात, तो ये बात भी मुझे समझ में आई कि ये भी कामता प्रसाद गुरुजी के यहाँ से आई। कामता प्रसाद गुरुजी ने अपनी जो सूची, अपने ग्रंथ है उसमें एक स्थान पर एक बड़े मजे की बात कही। उन्होंने लिखा कि अव्यापक और अपूर्ण नियमों को उचित नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इन नियमों के जितने उदाहरण हैं उतने ही अपवाद हैं। कामता प्रसाद गुरु का जो व्याकरण है उसके 163 पृष्ठ के ऊपर उनकी ये पंक्ति लिखी गई है, और इसमें उन्होंने शरीर के अवयव, उनका लिंग क्या होगा, धातुओं के नाम का लिंग क्या होगा, रत्नों के नाम का लिंग क्या होगा, पेड़ों के नाम का लिंग क्या होगा, अनाजों के नाम का लिंग क्या होगा, द्रवों के नाम का, जीतेल इत्यादि के नाम के लिंग क्या होंगे, जल समुद्र इत्यादि के क्या होंगे, ग्रहों के क्या होंगे, ऐसी एक पूरी सूची दी है। ध्यान देने की बात है कि गुरुजी ने ये सूची इस प्रस्ताव के साथ दी है कि भाई इनके जितने आप उदाहरण दे रहे हैं उतने ही अपवाद मौजूद हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप लिंग पर विचार करते, लिंग का व्यवहार समझते हुए ऐसी सूची बना दें जो जितने अनुकूल सिद्ध होने वाले रूप हो उतने ही असिद्ध रूप शब्द के हमारे सामने। उनके बाद जो अनुसरण चला, जिसमें मैंने बहुत सारी व्याकरण की किताबें देखी, उनमें ज्यादातर लोगों ने इस सूची को तो अपनी किताब में शामिल कर लिया। जो आज जितने कंपटीशन की किताबें चल रही हैं उन तमाम किताबों में वो गुरुजी की सूची थोड़े हेर फेर के साथ हमें दिखाई देती। लेकिन मजे की बात यह है कि जो उन्होंने मूल सिद्धांत की बात आरंभ में कही थी कि अव्यापक और अपूर्ण नियम व्यावहारिक नहीं होंगे, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि इस बात का ध्यान देना चाहिए, और इसलिए फिर ये आवश्यकता पड़ेगी कि जब हम हिंदी के व्याकरण में या हिंदी के व्यवहार में लिंग पर विचार करेंगे तो हमें हिंदी की प्रकृति के हिसाब से और भाषा की प्रकृति के हिसाब से ये समझना पड़ेगा कि इसका ठीक अधिक व्यापक, अधिक व्यावहारिक स्वरूप क्या हो सकता है। ये जो सारा का सारा विषय है,
वो जिस लेख की मैंने चर्चा की उसमें देखते हुए और इन सब बातों को ध्यान में रखकर मेरी समझ में यह बात आई कि हिंदी लिंग निर्धारण पर विचार करने के क्रम में केवल प्रत्ययों की समानता पर विचार करने से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण है पारंपरिक जो हिंदी की शब्दावली है उसके साथ साथ जो तत्सम तद्भव इत्यादि रूप में हमारे व्यवहार में आती है उसके साथ साथ अन्य अनेक स्रोतों से भी शब्दों का आगमन हिंदी में और हिंदी भाषी क्षेत्र में लंबे समय से होता रहा है। यह बात ठीक है कि हिंदी की मूल प्रकृति तद्भव प्रधान है, फिर भी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी होने के कारण संस्कृत के शब्दों की संख्या इसमें बहुत व्यापक है। इसके साथ अरबी, फारसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी आदि भाषाओं से भी शब्दों का ग्रहण करना हिंदी की एक सहज संस्कार रहा है। और यह सारी शब्दावली लिंग के निर्धारण में अपने मूल स्रोत की ओर भी देखती है, यह बात ध्यान रखने की है। सामान्यतः बहुत सारी जगह इस बात की विस्मृति भी हमें लिंग के सुस्पष्ट समझने में चुनौती खड़ी करती है। ध्यान देने की बात यह है कि व्यक्ति और समाज दोनों के व्यवहार में उनकी जीवन और जगत संबंधी जो दृष्टि है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन भारतीय दृष्टि ने विश्व प्रपंच को चेतन और जड़ इन दो रूपों में व्यक्त माना था। तदनंतर उन्होंने चेतना को पुनः पुरुष और स्त्री इन दो रूपों में आत्मविभाजित होने की बात को रेखांकित किया। बृहदारण्यकोपनिषद को यहां मैं अगर उद्धृत करूं तो वहां की यह पंक्ति सवै नैव रेमे सद्वितीयम् ऐच्छत् स इमवेवात्मानं द्वेधा पातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम, अर्थात वह अकेला सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुआ, अतः उसने दूसरे की इच्छा की और अपने देह को दो भागों में विभक्त कर पति पत्नी हो गया। ऐसी स्थिति में हम ये बात समझ सकते हैं कि चेतन सृष्टि का पुंभाव और स्त्री भाव में विभक्त होना उसका प्रकृत विभाजन है, उसमें किसी प्रकार की बनावट नहीं है। अंततोगत्ता इन्हीं दो पक्षों में चीजें इधर या उधर होंगी। इसी आधार पर भाषा व्यवहार में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की धारणा का प्रचलन हुआ होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। अब रह गए सृष्टि के जड़ उपादान, तो संस्कृत वैयाकरणों ने उन्हें नपुंसक लिंग की अलग कोटि में वर्गीकृत किया, किंतु यहां यह बात स्मरणीय है कि नपुंसक लिंग की कोटि में आने वाले प्राय सभी शब्दों का प्रकृत झुकाव पुल्लिंग की ओर रहता है। अन्यथा नपुंसक लिंग के शब्दों के जो प्रायोगिक रूप जिसे संस्कृत वैयाकरण पद कहते हैं, उनमें प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में पुल्लिंग से अलग तरह के रूप बनने के बाद भी शेष विभक्तियों में नपुंसक लिंग के शब्दों के रूप जो हैं वो पुल्लिंग के रूपों का अनुकरण करते दिखाई नहीं देते। वस्तुतः प्राचीन काल में भारतवर्ष के मध्य देश में भाषिक समझ का जो प्रवाह प्रारंभ हुआ, हिंदी उसी प्रवाह की वर्तमान उत्तराधिकारिणी है। उसने नपुंसक लिंग की इस ढुलमुल अवस्था और व्यवस्था को ध्यान में रखकर अपने यहां नपुंसक लिंग का विधान ही नहीं किया। कामता प्रसाद गुरुजी ने एक स्थान पर यह लिख दिया है कि हिंदी लिंग के प्रकरण में जड़ वस्तुओं को भी सचेतन ही मानती है। मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि हिंदी ने केवल नपुंसक लिंग को खारिज किया है और फिर ये सब वस्तुएं केवल इसी उद्देश्य के लिए
लिंग के लिए केवल पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के भाव में ग्रहण कर ली गई हैं। जड़ और चेतन को लेकर के हिंदी वालों की कोई समझ नहीं रही है, ऐसा नहीं है। जड़ चेतन विश्व की रचना हुई है, यह बात हिंदी के तुलसी आदि सब कवियों ने जहां जहां संदर्भ दिए हैं वहां सुस्पष्टता से है, और यह बात तय है कि जड़ चेतन की समझ हिंदी के पास है। किंतु लिंग में चूंकि नपुंसक लिंग को उन्होंने उसकी ढुलमुल व्यवस्था के कारण से ग्रहण नहीं किया व्यवहार में हिंदी वालों ने, तो इसलिए वो उसके जितने सूची में आने वाले व्यवहारिक शब्द थे, वस्तुएं थी, उन सबको उसने पुं भाव या स्त्री भाव की सूचियों में डालकर इधर उधर कर लिया। इस तरह हिंदी ने अपनी राह को व्यावहारिक दृष्टि से कुछ सरल बना लिया। यह हिंदी की निजी विशेषता है, उसकी सीमा नहीं है, उसकी विडंबना नहीं है। उन्होंने देखा कि इसमें लिंग निर्धारण में सर्वत्र कठिनाई है। हम जानते हैं, एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि उसके कारण भी बहुत सी झंझट खड़े होते हैं, कि किसी भाषा के सर्वनाम, क्रियाएं, उपसर्ग और प्रत्यय उस भाषा की मूल संपत्ति होते हैं। अतः भाषाओं के मध्य इन कोटियों के शब्दों, शब्दांशों का परस्पर आदान प्रदान नहीं होता है। आप अंग्रेजी का कार ले सकते हैं, अगर कार्स बोलते हैं तो वो शब्द अंग्रेजी का है, और कारें बोलेंगे तो वो हिंदी का है, जिसका प्रत्यय लगेगा शब्द उसका होगा। आप रोटी बनाते हैं, रोटी खाते हैं, और रोटीज बोलेंगे तो वो रोटी उधर भाग जाएगी, क्योंकि प्रत्यय उधर ले गया, उनके व्यवहार के काम आने वाली है, भले ही वो शब्द हमारा रहा। तो इसमें ये जो 4 प्रकार की व्याकरणिक कोटियां हैं, शब्दावली है, क्रिया, सर्वनाम, उपसर्ग और प्रत्यय, इनका भाषांतरण नहीं होता है। शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में या इसके विपरीत परिवर्तित करने के लिए उनमें जो विकार या परिवर्तन करना होता है, उसमें प्रत्ययों की प्रधान भूमिका रहती है। अतः हिंदी में लिंग निर्धारण का काम हिंदी प्रत्ययों के अनुसार ही किया जाना उचित है। जहां तक संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रश्न है, तो उसका और हमारी हिंदी का संबंध अत्यधिक संश्लिष्ट, दादी और नातनी जैसा है। अतः उससे गृहीत तत्सम और तद्भव शब्दों का लिंग उनके मूल संस्कृत रूप के लिए मान्य लिंग विधान के अनुकरण पर निर्धारित होना स्वाभाविक है। जैसे एक शब्द है भ्रू, और उसका तद्भव रूप है भौं। संस्कृत में भ्रू पुल्लिंग है, और उसका जो तद्भव रूप हिंदी ने बनाया वो भौं यहां पुल्लिंग है, वो सॉरी स्त्रीलिंग है। भ्रू संस्कृत में स्त्रीलिंग है, और भौं जो है हिंदी में स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से हस्त, हस्त संस्कृत में भी पुल्लिंग है, और इससे बना हाथ वो हिंदी में इस पुल्लिंग की कोटि में ही परिगणनीय है। लिंग निर्धारण के क्रम में जिन प्राणियों में पुंसत्व और स्त्रीत्व के प्रकृत लक्षण स्पष्टतः दृश्यमान हो रहे थे, उनका लिंग हिंदी ने तदनुसार तय किया। किंतु जहां उपर्युक्त लक्षणों की स्पष्टता नहीं थी, वहां श्रोत, रूप या अर्थ के सहयोग से किसी शब्द का लिंग निर्धारण किए जाने की परंपरा दिखाई देती है। ऊपर की पंक्तियों में भ्रू तथा हस्त के अनुसार हिंदी में भौं तथा हाथ का लिंग निर्धारण श्रोत का उदाहरण है। उसके श्रोत में क्या था, वही यहां उसके व्यवहारिक रूप में दिखाई देने वाला है। जो श्रोत भाषा में है वही आगे साथ जाता है। नद संस्कृत में पुल्लिंग है और नदी स्त्रीलिंग है। ये रूप का उदाहरण है, एक बड़ा है एक छोटा है। गंध और स्पर्श ये भी क्रमशः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अर्थ के उदाहरण है। संस्कृत में एक विशेष बात ध्यान रखने की है, जो अपने हिंदी में भी व्यवहार में काम आने वाली है। संस्कृत में ह्रस्व अ ई उ
इन पर समाप्त होने वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग हैं और दीर्घ आ और ई पर समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग हैं। अगर हम इस बात को ध्यान रख लें तो ये बहुत सारी शब्दों की सूची बनाते हैं, उन सूचियों की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। इस सूत्र से शब्दों की एक बहुत बड़ी संख्या उसके लिंग के निर्धारण में प्राय सुस्पष्टता होती चली जाएगी। जैसे राम, रवि और बंधु, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ह्रस्व तीनों ये आ ई ऊ जो हैं ये पुल्लिंग है संस्कृत में। रमा और अरुंधति, बड़ा आ और बड़ी ई, दीर्घ आ और दीर्घ ई, ये दोनों के दोनों स्त्रीलिंग। ऐसे तमाम शब्द जब हिंदी में आएंगे तो संस्कृत की तरह ही उनका पुल्लिंग शब्दों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग होगा। ऐसा हिंदी के समाज की जो परंपरा चली है पूरी की पूरी लेखकों की, रचनाकारों की, मध्यकाल से और आदिकाल से लेकर अब तक की, उसमें ये दिखाई देता है। अपवाद में एक शब्द है आत्मा। आत्मा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है और हिंदी में परमात्मा में जब ये मिलता है तब भी ये पुल्लिंग ही माना जाता है परमात्मा के साथ में। किंतु आत्मा शब्द अकेला यदि हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है तो वह स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसके कारण में शायद जो व्यवहारिक, जो हिंदी क्षेत्र का व्यवहार है, जिसमें एक समय फारसी की शब्दावली की बहुतायत थी, उसका कुछ असर है, ऐसा मेरा अनुमान है। फारसी में जो जान शब्द है, जान निकल गई, वो स्त्रीलिंग है। मुझे लगता है कि उस जान के प्रयोग का, उसकी वाक्य रचना का ही कुछ असर आत्मा पर भी पड़ गया है और वो स्त्रीलिंग में तत्सम होते हुए भी स्त्रीलिंग में रूपांतरित हो गया। यहां मैं मेरी इस बात में आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं। छिंदनो हिंदी अपना वर्तमान रूप ग्रहण कर रही थी, यानी भारतेंदु जी का समय। उस समय भारतेंदु जी ने एक ब्रजभाषा के एक कवि थे, भक्त कवि थे, हठीजी के नाम से। उनके लिखे हुए 110 सवैया कवित्व, कुछ उसमें 2 4 5 10 दोहे, ऐसा करके एक छोटी सी रचना थी। आचार्य शुक्ल ने चर्चा की है कि वो उस रचना का नाम था राधा सुधा शतक, और उसके बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि यह रचना भारतेंदु जी को अत्यंत प्रिय रचनाओं में थी। उनके सिराने पर जो कुछ पुस्तकें रहती होंगी निरंतरता में, उनमें एक ये हठीजी का शतक भी था। अब इस शतक की भाषा, क्योंकि हम भाषा पर बात कर रहे हैं और मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा पर फारसी के जान शब्द के व्यवहार का अनुकरण हो गया है और वो स्त्रीलिंग में चला गया है, तो मैं आपके ध्यान में केवल इतनी सी बात लाना चाहता हूं कि इस रचना का सर्वप्रथम संपादन भारतेंदु जी ने किया और वो पहली बार खड्गविलास प्रेस से प्रकाशित हुआ। लेकिन उसकी विशेषता में जो एक बात, मैंने जब उस पर काम किया, एक आर्टिकल तैयार किया, उसको मैंने संपादित किया असल में, तो उसकी जब मैंने देखा और भूमिका के लिए सारी चीजें देखी तो एक विचित्र बात ध्यान में आई कि उसकी भाषा फारसी प्रधान है और ऐसी फारसी है कि हम आप सब लोग अगर उसे पढ़ने बैठे तो आसानी से उसके आज अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका हम अर्थ समझते ही नहीं, समझ ही नहीं सकते, आज वो व्यवहार में ही नहीं है। लेकिन भारतेंदु जी ने उस पुस्तक के जिन कठिन शब्दों की सूची पीछे दी है उनकी संख्या मात्र 10 है और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये 10 शब्द संस्कृत के हैं। यानी भारतेंदु जी हठीजी के उस राधा सुधा शतक को छपवाते समय, संपादित करते समय जिन 10 शब्दों को कठिन मानकर रख रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, उन 10 शब्द सबके सब संस्कृत से सबके शब्द हैं, संस्कृत के तत्सम रूप हैं।
अब इसका अर्थ मेरी समझ में ये आया कि उस समय जो भाषा चल रही थी उसमें फारसी की शब्दावली का प्राचुर्य रहा होगा, और इसीलिए जब भारतेंदु जी ने अपनी पत्रिका का प्रकाशन किया और उसमें आचार्य शुक्ल ने भी अपने इतिहास में उसकी चर्चा की है, हिंदी नई चाल में ढली। तो जो हिंदी नई चाल में ढली उसको दोबारा वो जो भक्ति काल की तत्सम प्रधान भाषा थी, तत्सम तद्भवमयी भाषा थी, उसी पर दोबारा भारतेंदु जी ने लाके उसे खड़ा किया और खड़ी बोली के उनका नए सिरे से श्रृंगार किया। यही शायद उसका नई चाल में ढली, यही शायद उसका अर्थ हो। तो मेरा ये निवेदन है कि वो एक ऐसा समय, बहुत लंबा समय ऐसा गया है जब भारतीय शब्दावली के ऊपर, पारंपरिक शब्दावली के ऊपर फारसी इत्यादि की भाषा के व्यवहारों के दबाव संभव हो सकते हैं। जहां तक हिंदी के तद्भव और देशज शब्दों की बात है, तो हिंदी ने संस्कृत के विपरीत दीर्घ आ से समाप्त होने वाले शब्दों को पुल्लिंग और दीर्घ ई से समाप्त होने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में रखा है। उदाहरण के लिए मीठा, कसेला, काशाय से कसेला, गाना, नाचना सभी पुल्लिंग हैं। और दूसरी तरफ नसैनी, लड़की, घोड़ी, घड़ी, ये सारे के सारे शब्द हिंदी में जो दीर्घ इकारांत हैं वो सारे के सारे शब्द हिंदी में आपको स्त्रीलिंग में मिलेंगे। इस प्रकार दो बातें हिंदी शब्दावली के लिंग विधान को लेकर हर हाल में मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने ध्यान में रखनी चाहिए। पहली यह कि शब्दों का चलन मार्ग लोक व्यवहार से स्वतः बनता है, बनाया नहीं जाता है। और दूसरी, हिंदी में शब्दों के पुंसत्व या स्त्रीत्व का चलन प्राय शब्दों के विकास क्रम को ध्यान में रखकर हुआ है। इन बातों की अनदेखी हिंदी लिंग विधान को समझने में झंझट उत्पन्न करेगी। मैंने इस बात का संकेत किया कि व्याकरण की आज जितनी भी किताबें चल रही हैं वो सीधी शब्दावली बताती हैं कि ये प्रत्यय हुआ तो ये हो जाएगा, वो प्रत्यय हुआ तो। भाई, आप पेड़ को अगर बदलना चाहते हैं, उसको अगर उसकी जाति परिवर्तन करना चाहते, उसे कुछ रूप देना चाहते हैं, तो आपको उसकी जड़ में कुछ क्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, उसके तने में कुछ डाल में क्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, ना कि आप पत्ते पत्ते पर सिंदूर की बिंदी रख करके ये कहेंगे कि ये नए प्रकार का पेड़ है। हम पूरे शब्दकोश में लिंग निर्धारण करने दौड़े तो फिर वो व्यावहारिक नहीं होगा और न वो संभव है। अतः हमें कोई ऐसा एक व्यापक मार्ग बीच में ढूंढना पड़ेगा जिसके आधार पर हम ज्यादा से ज्यादा शब्द संपदा की लिंग निर्धारण की बात को समझ सकें और व्यवहार में ला सकें। झंझट कम से कम हो, भ्रम कम से कम हो। तत्सम शब्द, एक तत्सम शब्द है वृद्ध, उससे बनता है बुढ़ा, और बुढ़ा से विकसित होकर के एक शब्द बना बूढ़ा। जिस मूल लेख की मैं चर्चा कर रहा हूं कि वो एक महत्वपूर्ण पत्रिका में प्रकाशित हुआ, उसमें बूढ़ा शब्द को उभयलिंगी कहा गया है। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि ये जो बूढ़ा शब्द है यह किसी बोलचाल के अंचल में हो सकता है उभयलिंगी रूप में प्रयुक्त होता, किंतु सच बात यह है कि बूढ़ा जो है उभयलिंगी नहीं है। बूढ़ा का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है बुढ़िया, और हिंदी में उसका खूब व्यवहार है। और मुझे लगता है कि ये बुढ़िया जो है, जैसे वृद्ध से विकसित होकर के बूढ़ा बना है, वैसे ही वृद्धास्थ का विकास जो है वो बुढ़िया है, और इसलिए वो हिंदी का तद्भव शब्द है। उसके लिए वृद्ध को या बूढ़ा को और उभयलिंगी कहना, उभयलिंग हिंदी की प्रकृति में नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो हम हिंदी में ये घुसेड़ दें कि ये उभयलिंगी शब्द। जिन शब्दों में उभयलिंग जैसी गंध आती है उनका भी नियंत्रण व्याकरण के रास्ते से किसी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में होता है। या तो वो कर्ता से सिद्ध हो जाता है, और नहीं तो उसकी जो क्रिया है वो आपको बता देगी कि स्त्रीलिंग में जाना है या पुल्लिंग में जाना। विशेषण के ऐसे तमाम शब्द हैं जहां नहीं पता लगेगा। जैसे सुंदर, आप सुंदर
है तो स्त्री सुंदर है और पुरुष सुंदर है, लेकिन संस्कृत में तो सुंदरी था, हिंदी ने ज्यादा झंझट नहीं फैलाया, पर वो स्त्री है या पुरुष है उससे उसका तय होगा। तो इस तरह अपने यहाँ बिल्कुल सुस्पष्ट है कि हमारे यहाँ उभयलिंगी नाम का कुछ चक्कर नहीं, या तो वो इधर है और स्त्रीलिंग में या वो पुल्लिंग में। दूसरी बात उस लेख में जो थी जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक शब्द है ऋषि, और उस लेख में ऋषि के लिए ऋषिका शब्द लिखा गया। संस्कृत के किसी नियम से ये ऋषिका बनता भी होगा, मने नहीं, परंतु मैंने अपने 62 वर्ष के जीवन में आज तक जो कुछ पढ़ा है, साहित्य जो पढ़ा है, उसमें कहीं भी ऋषिका शब्द का व्यवहार मेरे देखने में नहीं आया। मेरा निवेदन यह है कि ऐसे शब्द जिनका व्यवहार ही नहीं, होशियार प्रश्नों में भी ऐसा होता है, जो परीक्षाओं के भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां जो परीक्षक बैठता है वो ध्यान ही नहीं रखता है कि वो क्या कर रहा है, घोर अव्यावहारिक शब्द बना देता है। जैसे वो बना देगा वर्षा और ऋतु, अब उसका जो समास बनेगा, दोनों का संधि होगी दोनों की मिलके, वर्षा ऋतु की, वो संधि ऐसी बनेगी जिसका उच्चारण ही नहीं होता, वो कहीं प्रयोग में नहीं आती। भाषा की कसौटी प्रयोग है, अगर वो प्रयोग में नहीं आती है तो वो केवल मनोविनोद का साधन हो सकती है, भाषा को विकास और भाषा को गति देने में वो सहायक नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही मेरा ऋषि के संबंध में है कि ऋषिका इन्होंने बनाया है। हिंदी में जो ऋषि मुनियों की जहां चर्चा है, तुलसी ने तो मुनि पत्नी या ऋषि पत्नी करके अपना काम, मुनि पत्नी या ऋषि पत्नी करके तुलसी और रहीम ने अपना काम चलाया, इसका प्रयोग किया। इन सब चीजों में व्यवहार को ही कसौटी बनानी चाहिए। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, शब्दों के रूप गठन में ये जरूर ध्यान रखें कि जो शब्द हम बना रहे हैं उसका वाक्य में व्यवहार है या नहीं। वो निराक कल्पना से बिना प्रयोग किए अगर हमने बना मारा है तो वो आपके शब्दकोश में रह जाएगा और शब्दकोश भी अलमारी में पड़ा रह जाएगा, पर वो उसका व्यवहार होने वाला नहीं है। भारत सरकार ने जो इतने सारे शब्दकोश छापे हैं राजभाषा के, और विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के पारिभाषिक शब्दावलियों के, उसकी एक दुर्बलता मैं ये मानता हूं कि उनका वाक्य प्रयोग नहीं दिखाया गया है। तो जब वो वाक्य में उतरते हैं तो भाषा ऐसी संश्लिष्ट हो जाती है और ऐसी विचित्र हो जाती है कि हिंदी का बड़े से बड़ा 30 मार्का भी उसको पढ़ नहीं सकता। वाक्य ही उस प्रवाह में नहीं बनता है जो भाषा का प्रकृत प्रवाह है। मेरा निवेदन यह है कि भाषा का प्रमाण प्रयोग है। अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं याद आ रहा है तो किसी बड़े कवि को स्मरण करिए, उसकी किसी पंक्ति में वो शब्द है तो उससे उसका अर्थ खुल जाएगा। या तो शब्दकोश देखिए और शब्दकोश में 1 के 18 अर्थ हैं तो फिर उसका किसी के प्रयोग देखिए। शब्दकोश भी आप देखिए, आपटे में जो अर्थ दिए उनके संग उनके प्रयोग दिए कि ये शब्द यहाँ प्रयोग होता है, उससे उस शब्द की ठीक ठीक अर्थ की सत्ता का संज्ञान होता है। व्याकरण में हम अर्थ को छोड़ के और अर्थ को व्यवहार, अर्थ के विचार को व्यवहार से छोड़ करके हम नहीं चल सकते, क्योंकि अर्थ वही है जो व्यवहार आता है, अन्यथा फिर अर्थ व्यर्थ हो जाता है। एक इसमें मेरा ये निवेदन था। उस लेख में एक और बात थी जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां ये कहा गया कि सभी पदनाम जो है वो पुल्लिंग में होंगे। आजकल जितनी शब्दावली पदनाम में चल रही है वो सब पुल्लिंग में चल रही है। मंत्री स्त्री है तब भी मंत्री है, और पुरुष है तब भी मंत्री। हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुकूल नहीं, ये जो अनुवादों की दुनिया एक हिंदी की भाषा संसार में इकट्ठी हुई है, इसके लिंग विधान की समस्या कर रही वाली। इसमें एक बात मुझे सिर्फ इतनी सी कहनी है कि जो काम स्त्री और पुरुष, ये पुरानी व्यवस्था है, अगर एक पूरा समूह है 100 लोग हैं और उसमें अगर पुरुष है एक, तो उस समूह में जो क्रिया लगेगी उन सब नामों के साथ वो पुल्लिंग की क्रिया लगती है, स्त्रीलिंग की क्रिया नहीं लगती। एक पुरानी परंपरा है भाषा की। अगर हमारा ऐसा कोई कार्य क्षेत्र है जिस कार्य क्षेत्र में केवल स्त्रियां काम करती है, तो वो उसका जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में जाएगा पद होने के बाद। और यदि उसमें पुरुष भी हस्तक्षेप रखते हैं, दोनों ही करते हैं, तो वो पुल्लिंग में चला जाएगा। हिंदी में शायद ये अधिक व्यावहारिक है। कारण जैसे एक शब्द है दाई, अब दाई आ रहा है ये आप कह ही नहीं सकते, आपकी भाषा को बिगाड़ेगा।
दाई पुरुष बन जाए। आजकल मेल नर्स काम कर रहे हैं खूब सारे, वो अंग्रेजी की वजह से उसमें मेल जुड़ गया है, और उसकी अब छायानुवाद में नर नर्स और मादा नर्स बनाओगे तो एक नई और समस्या खड़ी होगी। बाकी जो दाई का शब्द है पुराना हिंदी का, वो स्त्रीलिंग में ही होगा, भाई वो पद हो और उस पर चाहे 2000 स्त्रियां काम करें, वो उसकी प्रकृति स्त्रियों के स्त्रीयोचित है और स्त्रीयोचित वो कर रहे हैं। ये जो अपने को ध्यान में आता है, इसकी भी एक बात है जो ध्यान में रखने की। इसके अलावा राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता और ऐसी तमाम उपाधियां, ये सब उपाधियां भारतीय भाषाओं की भाव परंपरा की उत्तराधिकारिणी नहीं है। हम जिस भूमि को भारत माता कहते हैं, हम उसके पति नहीं हो सकते, ये बात जरूर ध्यान रखने की, और पिता भी नहीं हो सकते। परंतु अंग्रेजी के नेशन फादर ऑफ नेशन और आदि आदि के अंग्रेजी अनुवाद के छाया पे जो गढ़ी हुई शब्दावली है, वो धक्का मार से चलती है। तो उसमें आपका ये जो लिंग का हिंदी का चक्कर है, वो जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलाना पड़ेगा। उसमें उसका कोई लिंग निर्धारण आपको अलग से नहीं करना है। वहां तो आदमी बैठे तो और स्त्री बैठे तो वो एक ही पुल्लिंग में ही जाएंगे, उनका कोई स्त्रीलिंग नहीं बनने वाला है। हिंदी की प्रकृति क्या है? हिंदी की प्रकृति है कि जैसे डॉक्टर एक शब्द है, आप महिला डॉक्टर के लिए लेडी डॉक्टर का अनुवाद करके महिला डॉक्टर बना दीजिए, लेकिन भारतीय समाज, हिंदी भाषी समाज, सामान्य जन डॉक्टर का डॉक्टरनी, मास्टर का मास्टरनी ये करता ही है। इसलिए आपके रोकने से रुकेगा नहीं, आप उसे चाहे जितना प्रयत्न, क्योंकि वो हिंदी की प्रकृति है, वो डॉक्टर का डॉक्टरनी करना जानता है, मास्टर का मास्टर करना। कामता प्रसाद गुरु के टाइम में जो हिंदी की अवस्था थी, वहां मास्टर का स्त्रीलिंग करते हुए मास्टरानी किया उन्होंने, जैसे मेहतर का मेहतरानी बन जाती, परंतु भाषा के लाघव में वो मास्टरानी की आनी घट गई और आनी रह गई, तो डॉक्टरनी बन गई, वो वहीं की वहीं। ह्रस्व आज की ध्वनि थी वो मुख सुख के कारण से, और दीर्घ आ की जो ध्वनि थी वो ह्रस्व में परिवर्तित हुई। अब जरा कुछ और एक आध शब्द देखें जो पीछे से मिलते जुलते हैं और जिनके कारण लिंग के संबंध, हिंदी लिंग के संबंध में बातचीत होती है और भ्रम पैदा होता है। एक शब्द है व्यक्ति और एक शब्द है अभिव्यक्ति। अब व्यक्ति तो पुल्लिंग है और अभिव्यक्ति स्त्रीलिंग है। अब इस लिंग भेद पर जब हम विचार करेंगे, और अगर हम विचार करते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो अलग प्रकार का मामला है। व्याकरण के विद्यार्थी यह बात जानते हैं, ओहो समय हो आया भाई साहब, व्याकरण के विद्यार्थी ये बात जानते हैं कि लिंग शब्द निर्माण की विभिन्न विधियों में से उपसर्ग किसी भी धातु के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में सुधार, व्याप्ति, हीनता अथवा नवीनता लाते हुए नया शब्द बनाते हैं। नए शब्द बनने का एक ही अर्थ है, किसी नए अर्थ का अधिष्ठान बनना। प्रश्न यह है कि जब कोई शब्द किसी नए अर्थ का अधिष्ठान बनेगा, तो फिर उसका लिंग प्रयोग के अनुसार नया होगा, और इसमें कोई गलत नहीं है। अब व्यक्ति की ये है और अभिव्यक्ति की है कि हम पीछे से देखने के आदि हो गए कि प्रत्यय क्या उसी से लिंग तय करेंगे, तो उन्होंने कहा व्यक्ति में तो ये होगा और पुल्लिंग का विडंबना नहीं है, वो शब्द नया हो गया। गुरुजी इसी तरह गुरुजी मुझे क्षमा करें, अब निवेदन है कि समापन करें जिससे कि हम कुछ प्रश्न भी ले सकें। चलिए ठीक है, मैं इसे 1 सेकंड में खत्म कर। इसी तरह मैं थोड़ी सी एक बात और कहता हूं। इसी प्रकार का एक उदाहरण है प्रतिहारी शब्द का। पीछे हारी लग रहा है तो हारी के आधार पर ये पुल्लिंग है, पयोहारी, फलाहारी, और इसके साथ अगर रखकर जो जिस आधार वक्तव्य की बात कर रहा हूं, जिसके प्रतिक्रिया में सारा विचार हुआ, जिसको ध्यान में रखकर हिंदी की वर्तनी पर विचार हुआ, उन्होंने फलाहारी और पयोहारी के संग प्रतिहारी रख दिया। मेरा ये निवेदन है कि फलाहारी और पयोहारी तो एक ही चीज है। माताजी पयोहारी फलहारी नहीं है और पिताजी फलाहारी नहीं है, वो क्रियाओं से और कर्ता से तय होगा कि उसकी लिंग क्या है। लेकिन प्रतिहारी की तो प्रतिहारिणी बनेगी, उसे हम रोक नहीं सकते। इसी तरह की बहुत सारी बातें फारसी की शब्दावली है, उसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे एक जिंदा शब्द है। जिंदा शब्द फारसी में कैसा है? उभयलिंगी शब्द है, लेकिन हिंदी में चूंकि उभयलिंग नहीं है तो यहाँ जिंदा और जिंदी दोनों चलते।
अगर माँ किसी बच्चे को, लड़की को आवाज दे और वो नहीं सुने तो पूछ कहती है झल्ला के, अरे तू जिंदी है कि मर गई? वो ये नहीं कहती है तू जिंदा है कि मर गई, वो जिंदी बोलती है। और लड़का होता है तो उस पर झल्लाती है तो कहती है तू जिंदा है कि कहाँ डूबा कौन कुआं में। ये जो दिखाई देता है उसका आधार यह है कि हमारे यहाँ उभयलिंग नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसे या तो इधर जाना है या उधर जाना है। मैं समझता हूँ बातें तो बहुत सी हैं, पर अब मैं उतने विस्तार में जाने की स्थिति में नहीं हूँ। केवल इतना निवेदन करके और मैं मेरे वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ, और आप सबने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। और आपने एक बिल्कुल गागर में सागर भरने वाली स्थिति, लिंग विधान बहुत बड़ी चर्चा है, और केवल 30 मिनट 40 मिनट में लिंग विधान का केवल हम एक कोना ही छुपाते हैं। हमारे साथ योगेंद्र नाथ मिश्र जी भी हैं, और भी डॉक्टर वरुण जी भी हैं। तो निश्चित रूप से अब हम लोग एक विमर्श का वो लेंगे, लेकिन विमर्श भी बहुत, आज लिंग विधान पे कोई प्रश्न हो जो आज चर्चा हुई हो उस पे, वैसे 2-3 प्रश्न आए हैं गुरुदेव, मैं वो आपको कहना चाहूंगा। सुमेर सिंह जी हैं जेएनयू के सहायक निदेशक राजभाषा, वो आपसे जानना चाहते हैं कि लिंग निर्धारण का कोई नियम है क्या? लिंग निर्धारण, इसके लिए कोई नियम है? देखिए, मैंने कुछ बातों की चर्चा की है। मैं संक्षेप में बता देता हूं। मैंने मेरे वक्तव्य में कहा, उन्होंने पता नहीं ध्यान नहीं दे पाए हों, कि लिंग निर्धारण की जो हिंदी की पद्धति है उसमें जो शब्द जिस स्रोत से आया है उस शब्द के, जैसे संस्कृत के जो तत्सम है उसमें प्रायः संस्कृत में जो स्त्रीलिंग है उसे यहाँ स्त्रीलिंग ले लिया है, जो वहां पुल्लिंग है उसे पुल्लिंग ले लिया है। दूसरी बात यह है कि जो संस्कृत की पद्धति के अलावा अपनी जो पद्धति है उसमें दीर्घ आ को स्त्रीलिंग में ले लिया है, और दीर्घ आ को पुल्लिंग में ले लिया है, और दीर्घ ई को स्त्रीलिंग में ले लिया। ये कुछ मोटी मोटी बातों की मैंने चर्चा की है, बाकी ऐसा कोई बंधी हुई सूची नहीं है। मैंने कहा कि अधिकांश व्याकरण की पुस्तकों में जो आज चल रही है शब्दों की सूचियां, और उन सूचियों से वो लिंग का विषय सिद्धांत पक्ष और व्यवहार पक्ष दोनों स्पष्ट नहीं होता है। नियम ऐसा बनना चाहिए जो बहुत व्यापक शब्दावली को एकत्र करता हो, न कि वो केवल हर शब्द पे पलट जाए। ऐसे बहुत सारे चक्कर हैं, भाषा में बहुत सारे चक्कर हैं जिन पे भाषा विभाग है वो कहता है यहाँ ऐसे लिख दो और वहां वैसे लिख दो। ऐसे नहीं चलेगा। नियम ऐसा होना चाहिए वो एक जैसा हो, उसकी व्याप्ति जरूर देखी जाए। अपवाद भर हो, अपवादों की संख्या भी अगर प्रयोग के बराबर ही है तो फिर प्रयोग कायगा पड़ता है, पूरा नियम ही अपवाद हो गए। और अच्छा महोदय, विश्वजीत मजूमदार जी आपसे पूछ रहे हैं कि अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे किया, जैसे स्कूल, ट्रेनिंग, ट्रक, स्कूटर, लिफ्ट आदि, इन सब का कैसे निर्धारण किया जाए? प्रायः वहां इंटरजेंडर भी होता है, वहां पर इंग्लिश में, यहाँ तो उभयलिंगी या अन्य कोई लिंग होता नहीं, केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये समस्या का क्या कोई निदान अंग्रेजी, क्योंकि प्रायः पूर्वोत्तर में है, तो बस आती है, ट्रक आता है, इसको लेकर बड़े भ्रम होता है। मैं समझ गया। एक निवेदन है कि ये जो प्रयोग का समस्या है और अंग्रेजी के शब्दों की ज्यादा समस्या है, उसमें एक मनोवैज्ञानिक रोग और है। अगर हम उससे समझ लेंगे तो आधी बात ठीक हो जाएगी। वो रोग यह है कि हम जो अंग्रेजी का अर्थ है उसका ठीक क्या हो सकता है उसे करने की कोशिश करते हैं, उसको हम उसे व्यंजित करते हुए तात्पर्य पकड़ना चाहते हैं। आप देखिए कि गणित का जो भाषा कोश, गणित का जो पारिभाषिक शब्दावली कोश है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, उसकी भूमिका में
गणित की या ये सांस्कृतिक जो शब्दावली है, सामाजिक शब्दावली है, इसकी उसमें जो भूमिका है, उसमें भूमिका वाले ने क्या लिखा है? उसने लिखा कि नामों में अरस्तु और प्लेटो का नाम चल गया है तो उन्हें ले लें और बाकियों को छोड़ दें। बाकियों का जो है वो उनके जैसे उच्चारण है वैसे रहे। तो जिसे हम नीचे कहते हैं उसका उनकी अपनी भाषा में उच्चारण है नीचे। अब वो नीचे को लेके हिंदी क्या करेगी? हिंदी का संस्कार नीचे का है, पर हिंदी में ऐसे लेखक भी बहुत सारे हैं जो अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन का बदला करते हैं। अब गांधी है, उसे अंग्रेजी वाला कैसे बोलेगा? अंग्रेज कैसे बोलेगा? गांधी वो हमारी तरह बोल ही नहीं सकता, उसके यहाँ तबर है ही नहीं। अब ये सब जो बातें हैं सर, मेरा इसमें सुझाव यह है कि भाषानुवाद में अपनी भाषा की प्रकृति के हिसाब से उसे रखना चाहिए और उसका जो व्यवहारिक रूप बने उसी लिंग में उन शब्दों को डालना चाहिए। ट्रक बड़ा है तो ट्रक की तरह उसका उपयोग होता है, साइकिल छोटी है तो उसका छोटी की तरह होता है। इसमें जो व्यवहार है वही प्रधान है। अंग्रेजी भाषा के हिसाब से हमारे यहाँ जेंडर तय नहीं हुआ, पर कॉमन जेंडर बिल्कुल नहीं होगा। उसके जितने भी शब्द आएंगे वो कहीं ना कहीं इन दोनों में आपका जो प्रयोग दिखे उस प्रयोग के आधार पर तय कर ग्रहण कर लीजिए। मतलब तय मत करिए, प्रयोग में से ही ग्रहण करिए कि ये ऐसे बोला जाता है। और उसका मानक जो हिंदी का स्वरूप है, वो जो खड़ी बोली का लिखित रूप है, उसमें से उसको ग्रहण करना चाहिए। आप में से कोई प्रश्न ले सकते हैं। हाँ मुनिंदर साहब। हाँ सीधा उनसे पूछिए। जी जी हाँ सर। हाँ एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज? साहू जी बोलिए साहू जी। हेलो। आपने जिंदी शब्द हिंदी में चलता है क्या? जिंदा का जिंदी। अच्छा एक मिनट मैं ये प्रश्न मैं बता देता हूँ। योगेंद्र नाथ मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि ये जिंदी शब्द आपने बोला जिंदा है, जिंदी है। आप ब्रज में जैसे बालिका को बोल दी तो जिंदी है, तो वो जिंदी हिंदी में चलता है क्या, ये पूछ रहे थे। जिंदी हिंदी में चलता है सर। जिंदी और जिंदा दोनों हिंदी में चल रहे हैं जहां व्यवहार में आ रहे हैं। देखिए मैं एक बात निवेदन करूं कि अभी जो खड़ी बोली है के व्याकरण पर हम विचार कर रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि में साहित्य की जो मध्यकालीन भाषा का जो वो है, भाषा का समाज में संस्कार, वो बड़े गहरे पड़ा हुआ है। मेरा वक्तव्य हुआ हिंदुस्तानी एकेडमी में, जिसमें यही विषय था कि वर्तमान खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण में ब्रजभाषा साहित्य का क्या कंट्रीब्यूशन है, योगदान क्या है। तो उसमें वो सब चीजें मैंने दिखाई हैं कि किस तरह से चीजें और खड़ी बोली में ग्रहण हो गई। हमें एक बात याद रखनी है कि खड़ी बोली क्षेत्र जो आज व्यवहार में आ रही है, उसमें खड़ी बोली के क्षेत्र के लेखकों की सूची बहुत ही नगण्य है। खड़ी बोली का आंदोलन वाराणसी में खड़ा होता है, वो आगरा में खड़ा होता है, जो खड़ी बोली के केंद्र नहीं है। आप देखिए ये मेरठ और ये जो सारा एरिया है जो खड़ी बोली की आंचलिक क्षेत्र माना जाता है, उसमें वो सब नहीं है। कौरवी का जो क्षेत्र माना जाता है उसमें वहां के लेखन में उसकी जो हस्तक्षेप है, कोई अम्बा प्रसाद सुमन जी है, कोई है, ऐसे कुछ नाम होंगे, पर ज्यादातर इधर क्षेत्र में भारतेंदु कहाँ बैठे हैं, भारतेंदु अग्रवाल थे, उनका आगरे से कुछ संबंध बताया उन्होंने खुद ही अपने वंश रक्षक की भूमिका में। तो ये सारा का सारा पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र का जो परंपरा थी भाषा की चली आ रही ब्रज साहित्य से लेके, उसी का खड़ी बोली में नए सिरे से नवसर्जन हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बस वो ब्रजभाषा का आधार प्रत्यय इत्यादि में और होने की स्थान पे और वो खड़ी बोली का आधार उस प्रत्यय इत्यादि क्रिया इत्यादि में वहां से आगे उपसर्ग इत्यादि वही 3-4 चीजें जो बोलियों में है, उतना परिवर्तन है। बाकी बहुत सारा उच्चारण है। ज्ञान बोलते हैं हम, ज्ञान उच्चारण काय अवधि का और ब्रज का ही तो उच्चारण है, वो खड़ी बोली का थोड़ी है। खड़ी बोली के हिसाब से बोले तो वो संस्कृति की तरफ भागो। आज खड़ी बोली जो आज मानक खड़ी बोली है वो तो जीवन पर जाने चाहती है, पर वो ब्रजभाषा का और अवधि का दबाव है, इतना साहित्य की पूरी परंपरा का दबाव है, उत्तराधिकार का, कि जो बाबा का माल है इसे आप फेंक के नहीं जा सकती। बाबा का माल तो संगी रखना पड़ेगा। और इसीलिए जो शब्दावली यहाँ है उनमें
जो फारसी इत्यादि की शब्दावली है उसके ब्रज में प्रयोग कैसे, इस पर एक अगर काम कोई करेगा तो उसकी समझ में आएगा कि भक्ति काल वालों ने फारसी की शब्दावली का क्या रूपांतरण किया है। मार दुनिया भर की शब्दावली देवालयों के व्यवहार में आने लगी थी। बगल उसमें जामा है, पाजामा है, पटका फलाना, बहुत शब्द हैं इतने कि जो उसमें काम आते, लेकिन उनको उन्होंने अपने घर का बना लिया है, अपने स्वभाव का बना लिया है। वो भाषा के स्वभाव में अगर नहीं आएगा और आप उसमें जेड़ जबर लगा के उसकी जाति अलग रखेंगे तो वो भाषा में सम्मिलित कभी नहीं होने। वनमा साहब, आपका कोई प्रश्न था? आवाज चालू कर लीजिए वनमा साहब, आवाज चालू कर लीजिए। हाँ मुनिंदर साहब, हाँ बोलिए। अभी सुनाई दे रहे हैं ना? हाँ सर बताएं। हाँ सर, जो गोस्वामी सर, ये जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कहीं कहीं जो पशु पक्षियों के संदर्भ में कुछ एक पशु पक्षियों के संदर्भ में नर और मादा का प्रयोग होता है और कहीं कहीं हास्यास्पद भी लगता है। मान लीजिए नर चीता मादा चीता, नर कौवा मादा कौवा, ठीक है, लेकिन जो नर कटमल मादा कटमल, इसको कैसे पहचाने? क्योंकि पुस्तकों में सब पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन कभी कभी तो ये देखने में ये संदेहास्पद। देखिए सर, मैं आपसे, हाँ मैं समझ गया आपका प्रश्न, और मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिन पशुओं का व्यवहार संपर्क समाज के साथ पारंपरिक रूप से गहरा था, उन सबके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए भेड़ है, भेड़ा है, भैंस है, भैंसा है, लोमड़ी है, लोमड़ा है, घोड़ा है, घोड़ी है, बिल्ली है, बिलौटा है, गाय है, बिजार है, शेर है, शेरनी है, कुतिया है, कुत्ता है, गधा है, गधी है, चूहा है, चूहिया है, सांप है, बकरा है, बकरी है, बिल्ली है, और आप हाथी है, हथनी है, मगर है, मगरनी है, खच्चर है, खचेरी है, ऊंट है, ऊंटनी है, बंदर है, बंदरिया। ये सब वो पशु हैं जो हमारे आसपास हमारे साहित्य में रहे या मनुष्य के जीवन के साथ जुड़े रहे। और जो पशु पक्षी नहीं जुड़े रहे, उनके साथ ये नर और मादा वाला प्रयोग लगाने से कोई पार नहीं। ये जो वैज्ञानिक शब्दावली वाले लोग हैं, उन्हें अपने लिए रखना चाहिए। साहित्य और व्यावहारिक जीवन में इसकी जरूरत नहीं है। जी हाँ, इसको बिल्ली गई के बिलौटा गया, इससे क्या ज्यादा फर्क पड़ रहा है? उसमें व्यावहारिक भाषा का संबंध जिस जीवन को चलाने के लिए से है, उस जीवन में इन सब सूक्ष्मताओं की, और नर-मादा भारत की प्रकृति नहीं है। भारत के किसी भी साहित्य में, किसी भी भाषा के साहित्य में, संस्कृत से लेकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कहीं तक अगर आप नर-मादा वाला ऐसा विशेषण लगा हुआ बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। है ही नहीं, हमारे देश की प्रकृति में नहीं। सर पुस्तकों में ना है, नागिन है। अच्छा है। नहीं, ये पुस्तकों में ऐसा बहुत सा कूड़ा है। ये देखिए, मैंने भी सहयोग से थोड़ा माइक बंद रखिए, फिर मैं आपको प्रश्न वो करूंगा। आपका बहुत आवाज आ रहा है। ये मैंने बहुत सारे शब्द, आप वाली बात मेरे भी दिमाग ध्यान में आई थी तो मैंने भी नोट किए, जो मैंने आपको भी सुना दिए हैं। ऐसा और भी जगह है। कोयल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? क्या मतलब है पुल्लिंग का? आपको क्या करना? पुल्लिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर वो पुरुष ही बोलता है, तब भी वो हमारी तो बोलती है। वही सर, पहचान भी नहीं पाएंगे। कटमल को कैसे पहचानेंगे? जो अदृश्य है तस्य लोपो, बाण नहीं कहता है। जो अदृश्य है वो तस्य लोपो। वो प्राणी विज्ञानी ही केवल पहचान सकते हैं कि खटमल मेल वाला है कि फीमेल वाला है, बाकी और कोई नहीं पहचान। मेरा ये निवेदन है करवद्द के जो उस शास्त्र विशेष में काम करने वाले हैं, आप गुड़हल का फूल लिया और आपने उसको देखा, आपने गुलाब लिया देखा, अब उसमें कौन सा भाग स्त्री है, कौन सा भाग पुरुष है, कैसे इसकी संचरण प्रक्रिया है, कैसे इनका वंशोत्पत्ति, ये सब बॉटनी वालों के लिए छोड़ो। अब ये भी हम ही करेंगे तो हम तो साहित्य में गुलाब देखते ही, दादी ने बालक लिया और ये कहा अरे बिल्कुल गुलाब सा है। अब इस गुलाब में जो भाव का संप्रेषण होता है भाषा के सहारे से, जो हम भाई साहित्य का काम भाषाओं का, भावों का अंतरण है, केवल वक्तव्यों का ही नहीं है, भावों का भी तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है एक से दूसरे के लिए। अब उस जो उसका जो परिवर्तन, एक तरह से अंतरण होता है, वो विज्ञान में संभव नहीं है। तो उसके लिए तो बालक जो है 4.5 किलो का है, पर दादी के लिए वो अरे ये बिल्कुल रुई सा है। अब रुई सा कहने से उसकी कोमलता है, उसका फूल सा है, फूल सा कहते हुए उसकी रंग रूप, कोमलता, हल्कापन सब आ गया उसमें। तो ये जो दोनों के भेद है, परंपरा का भेद है। व्याकरण साहित्य आपस में वो विज्ञान वाला क्षेत्र है, वहां के लिए वो वैसा विचार करना उचित है, यहाँ वो ठीक नहीं। जी हाँ, बिल्कुल।
अच्छा, ये मेरा शरद जी आप निवेदन। अपना प्रश्न रख दीजिए, फिर हरिराम पंसारी जी का प्रश्न है उसको लेंगे। पानी जैसे पुल्लिंग शब्द है, चांदी क्यों स्त्रीलिंग हुआ सर? क्या? पानी पुल्लिंग शब्द है तो चांदी क्यों स्त्रीलिंग हुआ सर? देखिए, पानी पुल्लिंग है और चांदनी अपनी प्रकृति के कारण से, कोमलता के कारण से वो उधर चलेगी। और पानी केवल कोमल ही नहीं होता है, पानी जब प्रचंडता पर आता है तो वो जल के साथ पानी होकर के चलता है। वैसे तो पानी जो है वो शब्द में एक विशेष बात यह है कि वो उसका जो व्यवहार है, प्रयोग है, उसमें इन कोमलता और कठोरता इत्यादि का ध्यान रख करना प्रत्यय प्रधान नहीं है। मेरा निवेदन यही है कि आजकल जितने प्रश्न आ रहे हैं, वो जितनी किताबें आ रही हैं, वो सब प्रत्यय प्रधान होकर आ रही हैं। ये प्रत्यय है तो ये प्रत्यय है तो वो। अब जैसे आप प्रत्यय के रास्ते चले तो एक विकल्प है और एक उसका अपवाद है, एक उदाहरण है, एक अपवाद है, बराबर की जोड़ी है दोनों की। तो ये इसमें से, इस रास्ते से अपन नहीं देख सकते। पानी जो है, जिस जल शब्द का प्रकाश है वो जल पुल्लिंग है संस्कृत का, इसलिए क्या है कि वो जल के अर्थ में, संस्कार में वो पुल्लिंग होकर के हिंदी में चल रहा है। पानी बह रही है नहीं। हालांकि मेरी ऐसी जानकारी है, सुना है मैंने कि बिहार में अनेक ऐसे हैं जो सामान्यतः हिंदी में पुल्लिंग प्रयुक्त होते हैं, उनको बिहार में या भोजपुरी के क्षेत्र के या अन्य क्षेत्रों के लोग उसे स्त्रीलिंग में बोलते हैं। पेन गिर गई, अब हमारे यहाँ तो पेन गिरता है, अब क्या करें, ऊपर गिर गई तो गिर गई। तो ये मैंने एक वाक्य कहा था, अगर स्मरण हो, कि स्थानीय जो प्रभाव है उनकी बात अलग है, पर जो एक मानक भाषा बोलने का जो व्यापक स्वरूप तैयार हुआ है पिछले 200-250 वर्ष में, भारतेंद्र से लेके अब तक, वो स्वरूप 200 वर्ष का जो स्वरूप है वो इसी तरह का है। पंसारी जी आपका कुछ प्रश्न था? पंसारी जी कहाँ से हैं? पंसारी जी उड़ीसा से प्रश्न है। पंसारी जी ने काफी विशद प्रश्न और अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां लिखी हैं। हम चाहेंगे कि हम गुरुजी का ईमेल सभी के साथ साझा कर देंगे और आगे भी हम इस विमर्श को जारी रखेंगे। और बड़े अच्छे रूप में आज का ये सत्र चला और बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे बीच शामिल हुए। हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के हमारे वरिष्ठ मित्र डॉक्टर वरुण कुमार जी भी इस समय चर्चा में उपस्थित हैं, जो कि भारत सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। आज जो चर्चा है इस विषय में निश्चित ही सर आपने कुछ नोट किया होगा और आप अपने कार्यकाल में उन कुछ बिंदुओं पर अपना संशोधन और समाधान भी रखेंगे, जिन बिंदुओं पर व्याकरणिक चर्चा में लिंग भेद की कुछ समस्याएं हमारे भारत सरकार के स्तर से हमारे प्रकाशनों में होती हैं, उनको हमें कुछ सुधारना होगा। तो मैं पंसारी सर, क्योंकि आपका मैंने सभी पढ़ा है, तो सूक्ष्म रूप में यदि आप कोई चर्चा प्रोफेसर गोस्वामी जी से रखना चाहें तो आप रखिएगा। नमस्कार। गोस्वामी जी ने रूप में सारी व्याख्याएं की है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये सभी भारतीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में हिंदी का एक अलग ही रूप विकसित होगा, जिसमें कि क्रियाओं के ऊपर लिंग का प्रभाव नहीं होगा और सब मूल क्रियाओं का ये प्रयोग करेंगे। भगवान, इसमें मेरा एक निवेदन है, अगर हिंदी रहेगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर होगा तो उसके बाद वहां आप एक तारीख लिख लेना कि इस तारीख को ये हो गया है, और फिर हिंदी को एक ऐतिहासिक भाषा में डाल देना। हिंदी का स्वरूप ही कुछ ऐसा है। नहीं, ये संभव गुरुजी, देखिए मैंने आपसे निवेदन किया, 4 चीज ऐसी हैं जिसमें आप गड़बड़ नहीं कर सकते, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। वो है क्रिया, सर्वनाम, उपसर्ग और प्रत्यय। हमने मैंने उदाहरण दिया, जैसे चेयर है, अब चेयर संज्ञा शब्द है, आ गया तो चेयरों पे बैठ जाओ, तो हमें कोई कुर्सी की जरूरत नहीं, कुर्सी भी ऐसे ही आया हुआ है हमारे यहाँ। कुर्सी भी तो हमारे हिंदी भारतीय परंपरा का शब्द नहीं है, वो फारसी इत्यादि जिधर से भी आया वहां से आया। मेरा ये कहना है कि प्रत्यय हिंदी का लगेगा। अगर आपने कहा चेयरों को लगा दे लगा, तो वो हिंदी का ही शब्द है, उसकी चिंता छोड़ो। आज जिसे हम कैंडी कहते हैं,
वो खांड से बना है। किसको याद है कि वो खांड सारी में से निश्रित है? संभव ही नहीं है, कुछ चीजें हो ही नहीं सकती। अगर ये वाला परिवर्तन भगवान हम लोग सोच रहे हैं बंसारी जी, तो वो निश्चित रूप से उस दिन की तारीख को आप इतिहास में दर्ज कर लेना, और उससे उधर हिंदी और इधर उसके आगे हिंदी ऐतिहासिक भाषा मानी जाएगी। वरुण सर कुछ बताएगा क्या होगा जो ये सभी भाषाओं के लिए। मैं आपको एक निवेदन करता हूँ, जहां तक लिंग की बात है, हिंदी में बहुत सारा विषय ऐसा है जो सारा लिंग विधान ही क्रिया से तय होता है। वो जा रही हैं, ये जो क्रिया है यही बताएगी कि वो कौन जा रही है। उसको यहाँ शी और ही वाला भेद नहीं है, वह जा रहा है और वह जा रही है, क्रिया से तय हो रहा है उसका लिंग। अगर आप ऐसे ही खत्म कर देंगे तो भाषा का तात्पर्य ही खत्म हो जाएगा। भाषा में जो सुस्पष्टता, भाषा है किस लिए? एक एक चीज मोती की तरह जड़ी हुई दिखे आदमी के संप्रेषित करते ही पूरा का पूरा वक्तव्य वो विषय चला जाए कि ये कह रहा है। कवि को विशेष प्रयोगता भाषा का इसीलिए किया कि वो अपने छोटे से छोटे अनुभव को और भाषा के सहारे दूसरे को प्रेषित करने में समर्थ होता है। ये जो अनुभव की प्रेषितता की सामर्थ्य भाषा की, ये जो प्रेषण की संवाद की जो सामर्थ्य है भाषा की, अगर हम उसे किसी भी प्रयोग करके तोड़ देंगे तो वो भाषा का अंतिम दिन होगा। उसके बाद तो भाषा वो नहीं होगी, बाकी वो कुछ भी हो सकती है। वरुण सर नमस्कार। विद्वान प्रोफेसर महोदय, उनको नहीं कुछ नहीं, आपसे सीख रहा हूँ। नहीं, मैं बड़ी देर से मैं कुछ आपके उदाहरण सुन रहा था, उसमें ही थोड़ी सी शंका हुई मुझे। आपने फलाहारी शब्द का उदाहरण दिया, पयोहारी शब्द भी कहा, हालांकि पयोहारी शब्द मेरी नजर से नहीं गुजरा है, लेकिन हो सकता है ये मेरी कमी रही हो। दूध पीने वाला। हाँ, नहीं, वो अर्थ तो मैं समझ लेता हूँ, लेकिन पयोहारी शब्द नहीं गुजरा मेरी नजर से, मैं ये कहना चाह रहा था। आप वृंदावन फलाहारी शब्द तो आपने कहा, और मैं इसको समझता था हारी जो है ये हरण करने वाले के अर्थ में है, फल का आहार करने वाला फलाहारी है। अगर सिर्फ हारी को लेते तो मनोहारी, हृदयहारी, इन सब में हरण करने वाला अर्थ है, और फलाहारी में आहार करने वाला अर्थ है। एक खाने वाले के अर्थ में है और एक का हरण करने वाले के अर्थ में है। तो मैं समझता हूं कि यद्यपि फलाहारी, पयोहारी, मनोहारी, हृदयहारी, इन सब में हारी है, लेकिन यहाँ हारी दो तत्वों के रूप में है। पयोहारी फलाहारी में अलग रूप में है और मनोहारी हृदयहारी के रूप में अलग है। मुझे जो कहा जा रहा था हारी फलाहारी में हारी एक तत्व है, ऐसा ना समझ के मैं समझता हूँ फल का आहारी, आहार करने वाला। मैं इसमें एक बात कहूँ, मैं जिस मूल वक्तव्य की चर्चा शुरू में करे आया, जिसका मैंने व्यक्तिगत विवरण नहीं छोड़ा है, उसके अंदर ये तीन शब्द एक साथ रखे गए, फलाहारी, पयोहारी और प्रतिहारी, और कहा कि इनके पीछे तीनों में हारी है और उसके बाद भी इनके जेंडर की समस्या है। अच्छा। मेरा निवेदन यह है, मैंने ये कहा कि जो फलाहारी और पयोहारी में हारी दिख रही है, वो वस्तुतः हारी नहीं है, वो संधि होके आहारी है, आहारी होगा। हाँ बिल्कुल। और जो प्रतिहारी है वो एक पद है, और अगर उस पद पर स्त्री लगती है तो उसे संस्कृत में एक शब्द है प्रतिहारिणी, उसका उपयोग होता है। प्रतिहारी शब्द, प्रतिहार शब्द तो है, प्रतिहार का स्त्रीलिंग ये प्रतिहारी है। प्रतिहारी जो है वो प्रतिहारी संस्कृत में द्वारपाल या सेवक जो होता है उस तरह का, उसे कहते हैं। उसकी स्त्रीलिंग में अगर महिला है वहां सेविका, तो वो प्रतिहारिणी कहलाती है। तो एक प्रतिहार शब्द भी है, के नाटकों में मिल जाएंगे ये लोग आपको। हाँ, नहीं, प्रतिहार शब्द भी है संस्कृत में। वो प्रतिहार है ना, ये वो वही शब्द है, प्रतिहार और प्रतिहारी। अच्छा। उसकी से प्रतिहारी शब्द बनता है। अच्छा। मेरा निवेदन यह है कि जो लोग लिंग का विचार पीछे की हारी आरी ईरी उरी करके बनाने की कोशिश करते हैं, उससे पूछनी पड़ेगी। शब्द का पूरा संदर्भ, पूरे शब्द को देखकर लिंग समझना पड़ेगा। केवल पीछे की दौड़ती हुई पूंछ पकड़ ली और कहा यार पूंछ तो गैया जैसी लग रही है, अब वो गैया थी क्या बछिया थी कैसे पता हो? भाषा में तो गैया अलग है और बछिया अलग है, अब क्या करोगे? बिजार था कि बैल था ये भी नहीं पता लगेगा। तो वो पूंछ तो सबकी एक से, गैया बैल बिजार तीनों की पूंछ तो एक सी। अब पूंछ हाथ में पकड़ के कैसे पार पड़ेगी?
और उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा जो मेरा कहना था कि जो सजीव अर्थ वाले शब्द हैं, जैसे जिनके लिंग का प्रत्यक्ष पता चल जाता है उनके लिए तो कोई दुविधा नहीं है, उनके भी दुविधा है, वो तो मैंने भी आपसे निवेदन किया। बाकी जो हिंदी में प्रवृत्ति है वो लिंग व्यवस्था अर्थ से ज्यादा शब्द पर निर्भर करती है। कई ऐसे शब्द हैं एक ही अर्थ के अलग अलग पर्याय, ऐसा होता है कि एक पर्याय पुल्लिंग रूप में है, एक पर्याय स्त्रीलिंग के रूप में व्यवहार हो जाता है। नहीं, वो उसका शब्द स्पेसिफिक है। जैसे कुर्सी स्त्रीलिंग है, लेकिन हिंदी में जो अंग्रेजी से आए हुए शब्द है प्रायः पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति है। तो कुर्सी को स्त्रीलिंग के रूप में व्यवहार करते हैं, लेकिन चेयर को हम लोग पुल्लिंग के रूप में व्यवहार करते हैं। चेयर हिंदी भाषी क्षेत्र में चेयर बिछा दे, चेयर लगती है। ये जो हमारा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, जहाँ की हिंदी का उच्चारण परंपरा पुराने काल से, वैदिक काल से ही मध्य देश की भाषा को प्रमाण मानते रहे उच्चारण में। सौरसेनी का जो क्षेत्र है उसको, जिसमें ये सब आती है, ब्रज आती है और वो भी आती है, खड़ी बोली वाला क्षेत्र भी आता है, ये सारा क्षेत्र सी भी आता है भाषा। इसमें जो उच्चारण है वो चेयर स्त्रीलिंग है। अच्छा, कितनी चेयर लगाई है तुमने? अच्छा, कितना चेयर लगाया है ये नहीं है, बनेगा भी नहीं। लेकिन चलिए इस मामले में मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरा खाली यही निवेदन है कि मेरे साथ जो मेरे यहाँ जैसे प्रोफेसर। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। हाँ, उनकी आवाज शायद वो हो गई। अच्छा, योगेंद्र नाथ मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बोलूं? जी। देखिए, जो हिंदी में लिंग निर्धारण के मुख्य 4 आधार हैं। एक है अर्थ का आधार, दूसरा है शब्द की आकृति का आधार, तीसरा है शब्द की रचना में प्रयुक्त का आधार, और तीसरा है वचन का आधार, बहुवचन के प्रत्ययों का आधार। जो पहला आधार है अर्थ का आधार, उसमें प्राकृतिक लिंग मदद करता है। उसमें है कि जिस शब्द से पुरुष नामक प्राणी का बोध होता है वो पुल्लिंग, और जिससे स्त्री प्राणी का बोध होता है स्त्रीलिंग। एक सामान्य नियम हो गया, लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त ये है कि पुरुष प्राणी और स्त्री प्राणी दोनों के लिए अलग अलग शब्द अगर भाषा में मौजूद हैं तब ये नियम काम करता है। बाकी जो कौवा, कोयल, खरगोश, खटमल, मच्छर, मगर, ये सब जो शब्द हैं कि दोनों में उसका बोध होता है, ये सिर्फ प्रचलन के आधार पर है और उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जी। फिर जो शब्द की आकृति के आधार पर, तो तद्भव देशज तथा विदेशी आकारांत शब्द सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, और ईकारांत तद्भव देशज और विदेशी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उसके कुछ अपवाद होते हैं, हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं, क्योंकि भाषा जो है जीवंत चीज है, जिसमें पानी, मोती, साथी, हाथी, इस रंग के शब्द आते हैं, अपवाद में आते हैं। उसी तरह से सजा, दवा, बला, दफा, ऐसे शब्द जो है आकारांत हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त आते हैं। उसके बाद आते हैं शब्द में, शब्द की रचना में प्रयुक्त जो प्रत्यय हैं, जैसे ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, तो प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। संक्षेप में मैं ऐसी चीजें जो है बता रहा हूँ, और उसके बाद जो है इसका हम एक और फिर बढ़ाएंगे। तो बहुवचन बनाने वाले जो प्रत्यय हैं, एक प्रत्यय से बनने वाले, एक प्रत्यय जिसका बहुवचन में आता है वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे घोड़े, कमरे, दरवाजे, लड़के, और एक प्रत्यय से बनने वाले और आ प्रत्यय से बनने वाले जो बहुवचन रूप है, उनके मूल रूप सारे के सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग के होते हैं। कुछ इस ढंग के नियम हैं हिंदी के। एक एक शब्द की हम चर्चा करने जाएंगे तो उस पर बात बनती नहीं। मजुमदार जी ने सवाल किया था उसका अंग्रेजी, उसका हमारे पास कोई आधार नहीं है अंग्रेजी के शब्दों का। तो
जो चलन में है शब्द जैसे कॉलेज शब्द है, बहुत सारे लोग स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त करते हैं, पुल्लिंग में भी प्रयुक्त करते हैं, और इनमें कौन सही है कौन गलत है ये कहने का हमारे पास कोई आधार नहीं है। लिंग तो है नहीं। जो कुछ लोग जो है गुरु जी के व्याकरण का उदाहरण देते हुए जो है समय तक चीजों का मतलब स्थिर नहीं हुआ था, गुरु जी ने 100 साल पूरा वर्णन किया था। ये सारी चीजें हैं, तो किसी स्पष्ट नियम तक हम नहीं पहुंच सकते। जो है एक शब्द है स्त्री, दूसरा शब्द है कलत्र और तीसरा शब्द है दारा। उसका स्त्री है लेकिन तीनों शब्द 3 लिंगों में है। ये सब चीजें जो है हिंदी में चल नहीं पाएंगी। शब्द को क्यों पुल्लिंग किसी को क्यों स्त्रीलिंग करते हैं इसका कोई ठोस जवाब दिया नहीं जा सकता। जो ऐसे नियम जो बनाए गए हैं, मेरे पास इसका सब है जो हम लोगों ने पढ़ाने के लिए तैयार किया था, उसको मैं पोस्ट कर सकता हूँ। 4 आधार पहचान बताया, ये मुझे कहना था। मैं पूरा थोड़ा सुना है और मनिंद्र जी उसको यूट्यूब पर कहा, उन्होंने उसकी चर्चा, ये सब चीजें हैं। अब जैसे गोस्वामी जी जिंदी शब्द का अब जिंदी चलता नहीं है, कहीं लोकल चलता होगा। जैसे अभी बात चलती थी राजस्थान के लोग हथनी कहते हैं, हिंदी में तो हथनी होता है, उसी पर बहस करते हैं लोग। हथनी प्रकार की है तो हाथी मुझे क्षमा करें योगेंद्र नाथ मिश्र जी, आपकी आवाज़ के साथ बहुत ज़्यादा गूंज हो रही है और हम आपसे इस विषय में फिर कभी एक लंबी चर्चा करेंगे, जो कि आपके साथ ही आपके प्रश्नों के साथ और जो और लोग हैं वो आपसे इन शंकाओं का स्वयं समाधान करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ में बहुत सी गूंज आ रही है तो हम इसको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, ये आवाज़ सही रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो मुझे क्षमा करेंगे। और मैं आपसे फिर कभी इस विषय में लंबी चर्चा के लिए हम आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे। तो मैं अब इस चर्चा को यहाँ समापन की ओर ले जाना चाहता हूँ और अपने राजभाषा परिवार की ओर से, अपने सभी अपनी प्रबंध समिति की ओर से मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कृष्णचंद्र गोस्वामी जी का और इस चर्चा में भाग लेने वाले आप सभी विद्वत जनों का, श्री मिश्र जी का, डॉक्टर वरुण कुमार जी का, श्री वंदन साहब का और राजेश शर्मा जी, राजेंद्र वर्मा जी, सुनील भूटानी जी और बहुत से लोग देश विदेश से आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमने अपने इस प्रयास में जो हमने नए तरीके से इन वेब गोष्ठियों के स्वरूप को मात्र सेमिनार और एक तरफा व्याख्यानों के उस दायरे से निकालकर पारस्परिक विचार विमर्श के मंच की ओर लाने का प्रयास किया। और ये हमें बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि आज हमारी इस गोष्ठी में एक समय ऐसा था कि हम 101 सुनने वाले इस गोष्ठी में थे। तो इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने इस गोष्ठी को, इस व्याकरण की चर्चा को बहुत आगे बढ़ाने में मदद की, हमें उत्साह दिया है इतनी बड़ी संख्या में आपने उपस्थित होकर। और ये हमें एक सूत्र मिला है कि व्याख्यान के रूप में ही हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, हम विद्यार्थियों को लेके, प्राध्यापकों को लेके, विद्वानों को लेके और एक विद्वत समाज के साथ साथ अपने भाषा के जितने हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जितने हमारे जिन्हें कि हम कहते हैं अंग्रेजी में स्टेक होल्डर्स हैं भाषा के साथ जुड़े हुए, उन सब के साथ इसी तरह से मंच पर चर्चाएं रखेंगे। पौने घंटे 40 मिनट एक विषय प्रवर्तन एक विद्वान के द्वारा और फिर उन सब जुड़े हुए लोगों की चर्चाओं के द्वारा हम उस विषय को और समृद्ध करेंगे। तो मैं आप सभी का, प्रोफेसर गोस्वामी जी का और आप सब का जिन्होंने इस गोष्ठी में अपनी सहभागिता की,
मैं सभी का अगले हार्दिक शनिवार ठीक आभार- 7 बजे, 7 से 8 फिर कार्यक्रम होगा। हाँ, मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और मैं यह आपको बताता हूँ कि अगले शनिवार इसी विचार भाषा विचार श्रृंखला में अगले शनिवार फिर हम 7 से 8, सवा 8 का फिर एक नए विद्वान के साथ, नए विषय के साथ आप सबके साथ फिर शामिल होंगे, क्योंकि ये हिंदी का काम है, हमारी भाषा का काम है और ये हम सबका दायित्व है कि हम इसको संवर्धित करें, इसको और विकसित करें, इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि ख़ास तौर से आज भाषा और व्याकरण की शुद्धता एक बहुत ही विकट समस्या हो गई है और यह ऐसा हो गया है जहाँ अपसंस्कृति और अपभाषा ही जहाँ मानक होती जा रही हो, वहाँ हम पूरी प्रवाह धारा अंधड़ों के विपरीत अपनी इस भाषाई दीपक में ज्योति डालने का प्रयास कर रहे हैं, इसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको कुछ ऐसे कह सकते हैं कि हम जैसे मरुथल में मल्हार गाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें इस प्रयास में भी इतने मल्हार के श्रोता और गायक मिले, ये हमारे लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक बात है। तो मैं प्रोफेसर गोस्वामी जी का, प्रोफेसर मिश्र जी का, सभी लोगों का अपने राजभाषा परिवार प्रबंधन समिति की ओर से सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार शाम को फिर 7 बजे हम सब फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। मुनिंद्र जी, आप अपनी तरफ से मीटिंग को ख़त्म करिए। हाँ हाँ, ठीक, धन्यवाद। मैं अब मीटिंग सीधा बंद कर रहा हूँ और अब हम लोग फेसबुक में जो हमारा समूह है वहाँ पे बाकी चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद। इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, हम फेसबुक में और यूट्यूब में दोनों में डालेंगे। जी, धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी, खत्म करिए मुनिंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद।